नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए सेट नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्रैक्टिस सेट आज का पहला है आपका। हर संडे को एग्ज़ाम तक हर संडे एक एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। आज से आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। इसकी पीडीएफ आपको लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर मिल जाएगी। अगर इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना 9753749986। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। और हर संडे को जो ये एक 150 नंबर का टेस्ट होगा उसके लिए आपको इसमें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आपको हर संडे को ये टेस्ट मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा आपको जो 100 क्वेश्चन की वो दी है मैंने, हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी की वीडियो, वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर दोनों के 2000 क्वेश्चन चाहिए, 1000 हिंदी पेडागोजी के और 1000 मैथ्स पेडागोजी के, तो उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना रहेगा 9753749986। उस पर मैं आपको एक डेमो भी दिखा दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। उसका शुल्क रहेगा मात्र 99 रुपये। पहला क्वेश्चन आपके सामने शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे हैं। यह किसने कहा था? टिचनर, वुंट, वुडवर्थ या मैकडुगल? बताएं। तो वो कहा था, आपका पहला आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वो कहा था, वुडवर्थ ने कहा था कि सबसे पहले आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का और फिर अपनी चेतना का। ये कहा था वुडवर्थ ने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया। बाल विकास होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या दूसरे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा बाल विकास होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। कहाँ तक होता है? ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार का विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में क्या होता है? निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। इसका अगर आपसे पूछ ले कि निरीक्षण विधि का एक और नाम क्या है, तो इस विधि को एक व्यवस्थित विधि भी कहते हैं। इस विधि का दूसरा नाम है व्यवस्थित विधि। व्यवस्थित विधि, इसमें क्या होता है? इस विधि को व्यवस्थित विधि भी कहते हैं। इसमें निरीक्षण की योजना, जो आप निरीक्षण करते हो, व्यवस्थित करते हो, उसकी योजना पहले से ही बना ली जाती है ना। इस योजना द्वारा निरीक्षण, जो भी निरीक्षण पर नियंत्रित किया जाता है, जिससे निरीक्षण में त्रुटियां में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन। इसका दूसरा नाम पूछ ले आपसे तो इसे व्यवस्थित विधि भी कहते हैं। इसमें निरीक्षण विधि में जो योजना होती है वो पहले से बना ली जाती है, क्योंकि इसमें निरीक्षण विधि में त्रुटियां में कमी आ जाती हैं। कमी ना हो इसलिए इसकी योजना पहले से बना ली जाती है। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका, सी आंसर है। ठीक है, आप देखते जाना, आंसर लगाते जाना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके कितने नंबर आए, वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं एक्स एक्स, एक्स वाई वाई, एक्स 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 या एक्स। बताएं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन आ गया है कि सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। आपको बताना है अगर एक्स वाई मिले तो क्या बनेगा। लड़का बनेगा तो उसके लिए कौन सा चाहिए और लड़की के लिए कौन सा चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं एक्स एक्स। पांचवा, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह किसने कहा था? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या स्किनर? पांचवा है आपके सामने। इसका आंसर आपको बताना है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो यह कहा था जीन पियाजे ने। किसने कहा था? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई थी, है ना। कौन कौन सी बताई थी? एक होती है संवेदी प्रेरक अवस्था। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी। संवेदी पेशी अवस्था, वो होती है जन्म से 2 वर्ष,
0 से 2 वर्ष। एक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी आपको 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो बताई थी आपको 11 से 15 वर्ष। ठीक है। जीन पियाजे ने अवस्था संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई थी, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये इनके बारे में। और क्या क्या था इनके बारे में? इनका पूरा नाम क्या है? पावलाव का इवान पेट्रोविच पावलाव। आपसे पूछ ले कि पावलाव का पूरा नाम क्या है, तो इवान पेट्रोविच पावलाव। यह कहाँ के थे? यह थे रूस के। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, कुत्ते के गले में घंटी बांधी थी, है ना, वो थे पावलाव। अब आपको बता है कोहलर के बारे में भी आपको बताना है, तो कोहलर के बारे में भी आपको बता देते हैं। कोहलर, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर। क्या नाम है? वोल्फगैंग कोहलर। ये कहाँ के थे? आपसे पूछ ले कोहलर कहाँ के थे, तो कोहलर थे जर्मनी के। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से प्रतिपादित किया गया। कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन से हैं। कहाँ कहाँ गेस्टाल्ट? गेस्टाल्ट शब्द हैं जर्मन से। ठीक है, ये कहाँ के थे? इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने सुल्तान नामक वन मानुष पर प्रयोग किया था। सुल्तान नामक वन मानुष चिंपांजी था उसका नाम, उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, अब इसके बारे में बता दीजिए स्किनर के बारे में, तो स्किनर के बारे में भी बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था कोठारी आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। बताएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लें कि OBB, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में आपको बता देता हूँ, बता दिया। इसमें क्या होता है? यह प्राथमिक विद्यालयों के उपकरण का प्रतीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या होता है? यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसका आरंभ और ये भी बता देते हैं आपको, 1 मिनट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है कि यह प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे श्यामपट्ट, स्वस्थ पेयजल, शिक्षकों की व्यवस्था, शौचालय आदि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना इस योजना का क्या है? इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, कोठारी आयोग के बारे में तो आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बीने, स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या डेविड वेस्लर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो अल्फ्रेड बीने ने। किसने करा था? अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया सन 1905 में। कब? सन 1905 में बिनेट साइमन ने प्रथम बुद्धि मापने अर्थात बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसे बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, अल्फ्रेड बीने के बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1905 में किया था। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बीने या बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, है ना।
कब करा था? 1905 में किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र किसने दिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्राइवर, रोज या स्किनर? बताएं। आठवां क्वेश्चन आपके सामने, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? पावलोव, स्किनर, युंग या फ्रायड? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो सामूहिक अचेतन का प्रत्यय दिया गया था फ्रायड के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलत बता दिया था मैंने, फ्रायड नहीं होगा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था किसने? युंग ने। युंग ने सामूहिक अचेतन के 2 हिस्से बताए थे। कितने? 2 हिस्से बताए थे, एक तो व्यक्ति और एक होता है सामूहिक। एक तो व्यक्ति और एक होता है सामूहिक, ये बताए थे युंग ने। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय इन्होंने ही दिया था, युंग ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगम, अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना? आगमनात्मक, 10वां क्वेश्चन, तो कल्पना आगमनात्मक तर्क में कौन शामिल नहीं है? तो कल्पना, अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के एक 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। 2000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100 रुपये में। इसकी PDF फाइल मिलेगी। इस PDF फाइल को अगर आपको डेमो देखना है ना, तो उसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा। उसके बाद अगर किसी को PDF नहीं मिलती है और जिसको 100 क्लासें नहीं मिली हैं पेडागोजी की, वो भी इस नंबर पर मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री रहेगी। वो आपको मैं इस पे व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा, या आप मुजावदिया मनीष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर आपके सारे वीडियो हैं, उसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। इस PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए एक अपना ऐप है लेयर 3 एजुकेशन, उस पर आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है। आपको अगर हिंदी पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन चाहिए, 2000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मात्र 100 रुपये में। PDF फाइल मिलेगी, उसके लिए आप डेमो देख सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके। मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही पुराने क्वेश्चन लिए हुए हैं, सारे IMP क्वेश्चन हैं। अभी तक के जो भी एग्ज़ाम में पूछे हैं 2000 से 2020 तक के सारे ओल्ड पेपर हैं इसमें क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ही, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह किसने कहा था? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न भिन्न पक्षों के लिए सही है या सही हो सकता है? तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यह होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर ए। किसी अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण या व्यावसायिक अभिक्षमता? किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? बताएं। 12वें का आंसर क्या होगा? AST, अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण, इसे AST के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यह स्थिति मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं? हिलगार्ड, सेल्फ ड्यू टायलर, वॉटसन या जीन पियाजे? बताएं किसने कहा था? तो सेल्फ ड्यू टायलर, ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ W टायलर। इसने कहा था कि स्थितियां मानसिक मूल्यांकन है जो संघर्ष और चिंता के पहलू हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती हैं को सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देशन, पाठ्य चर्चा का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण? 14वें का आंसर आपको बताना है क्या होगा?
तो सामाजिक आर्थिक मुद्दे से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो जाती है उनकी सहायता करता है स्व अधिगम मॉडल। ऑप्शन नंबर ए। धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है, जो आप व्याख्यान विधि में, दृश्य श्रव्य विधि में, चर्चा विधि में या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी धीमी है, अधिगम की गति जो धीमी है वो बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी होती है। 15वां क्वेश्चन बताना है आपको, तो दृश्य श्रव्य सामग्री में ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान कहाँ है? NIVH दिल्ली में, उज्जैन में, देहरादून में या इनमें से कोई नहीं। बताएं राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्था NIVH कहाँ है? बताएं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने, तो यह है देहरादून। कहाँ है? देहरादून में है NIVH राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्था। 17वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान जरूर होना चाहिए। विद्यार्थी समावेश, अभिभावक समावेश, विद्यार्थी बहिष्करण, अन्य शिक्षक समावेश। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेश जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो क्या वह शिक्षक की डांट से आकर, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर? नहीं, वह अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नई वह आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य है स्थानीय समस्याओं का क्या करना? समाधान करना। शिक्षक को ज्ञान होता है अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को ज्ञान होता है अध्यापन विषय का और बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर डी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। प्राइमरी स्कूल पर अनुदेशन होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित या शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक केंद्रित। प्राइमरी स्कूल पर अनुदेशन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी। मन का मानचित्र संबंधित है। ये जल्दी में टाइप करें, कभी कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो उसके लिए क्षमा है ना। मन का चित्र बनाने में, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, समझ बढ़ाने की तकनीक से, इनमें से कोई नहीं। मन का मानचित्र संबंधित है किससे? समझ बढ़ाने की तकनीक से। ऑप्शन नंबर सी। सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं। बताएं। इस सीखने के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। किस पर किया था ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान या यह सभी। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। कौन सा सही? नहीं, ये तो सही है भाई। रुचियां समय के अनुसार बदलती हैं। हाँ, समय के अनुसार रुचि बदलती हैं आपकी। रुचियां योग्यता और विषमताओं से संबंधित नहीं होती। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और
वेकेशन से प्रभावित नहीं होती। तो हमारा आंसर होगा कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण और वेकेशंस के प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन नंबर सी। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसने कहा था? मन, रोस, डाम्बिल या मैकडूगल। 27वां क्वेश्चन आपके सामने कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कहा था डाम्बिल ने। आपके ये एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? वॉटसन, हल, वुंड या गाल्टन। बताएं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी वुंट ने। कब की थी? इन्होंने की थी 1879 में। 1879 में की थी। कहाँ पर की थी? लिपजिंग शहर कहाँ है ये? जर्मनी में। ये आपको ध्यान रखना है, जर्मनी में हुई थी, 1879 में हुई थी, वुंट ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः होता है डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिस्थीमिया। बताएं, 29वां का आंसर है डिसकैल्कुलिया। तो होता है गणित संबंधी, तो डिसग्राफिया हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 30वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की अपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक। बताएं, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैविक विकास में निम्नलिखित में से पहलू की अपेक्षा होती है जैविक। अब ये आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन चलेंगे 31 से 60 तक। पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। इंग्लिश का एक ग्रामर है, क्रैश कोर्स चल रहा है 15 डेज़ का, जिसमें आपका 199 का पेमेंट रहेगा। आपको पूरी अच्छे से अपने लेयर 3 ऐप पर जाना, वहाँ पर आप एक डेमो देख लेना, उस हिसाब से आपका पूरा चैप्टर रहेगा। उसकी फ़ीस रहेगी 199। 1 महीने तक का आपका कोर्स रहेगा। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 1 मंथ, है ना। इसका 1 मंथ की वैलिडिटी है, 15 डेज़ की जगह हमने आपकी 1 मंथ कर दी है। इसमें आपका 200 रुपये का पेमेंट रहेगा। इसके अलावा एक और एमपीटेट का जो दशहरा स्पेशल ऑफ़र है वो 3 दिन के लिए, आज कल, और है ना, दशहरा ऑफ़र है 3 दिन के लिए। उसका चार्ज है 299 रुपये। मैक्स का पूरा कोर्स रहेगा, 100+ वीडियो रहेंगे। इसका डेमो भी आपका लेयर 3 एजुकेशन पे है, तो वो भी आप देख लेना। 300 रुपये का आपको लेयर 3 एजुकेशन का ऐप पर वहीं पेमेंट करना है और वहीं आपको क्लासें मिल जाएगी। इसके अलावा एक और जानकारी, 2000 क्वेश्चन की सीरीज भी है, 1000। उसके लिए इस नंबर पर मैसेज कर देना और आपको लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है ना। ये सारी PDF आपको उसी पर लेयर 3 एजुकेशन कर ऐप पर मिलेगी। मैं इसके नीचे आपको लेयर 3 एजुकेशन की ऐप की लिंक भी दे दूँगा, है ना। उसके अलावा आपको न्यू चैनल जिस पे आपको हर संडे को टेस्ट होगा, वो लिंक भी इसके नीचे हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे। अगर आपको लिंक या PDF या कुछ भी नहीं मिलता है और आपको अगर ग्रुप में ऐड होना है तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है 9753749986। इस पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करूँगा और जो भी क्लासें यहाँ चलती हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगा। दोनों की लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे है। एक चैनल है ये मुजावदिया मनीष, ये ऐसा छोटा सा फ़ोटो आएगा मेरा, यहाँ पर 1500 सब्सक्राइबर है, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेना। ये मैंने सब्सक्राइब कर लिया है तो रेड की जगह दूसरा दिख गया, यहाँ पर आप बेल आइकॉन पर प्रेस कर देना। ये सारे वीडियो मिलेंगे आपको, मैथ्स पेडागोजी, EVS, CDP जो भी है, मुजावदिया मनीष डालना,
है ना। मुजाहिदा मनीष डालोगे तो आपको चैनल दिखेगा, चैनल नहीं दिखे तो आपको मैक्स पेडागोजी कुछ भी दिखे वहाँ पर क्लिक करना तो आपको ये चैनल खुलेगा, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेना। ये लिंक भी मैं दे दूँगा और ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मैसेज कर। अब आपकी होता है बाल विकास हो गया 30 नंबर का, है ना। उसके बाद आपके आता है हिंदी। क्या आता है? हिंदी, वो भी देखते हैं। आज आप 150 क्वेश्चन पूरे करेंगे। ये हो गए आपकी, ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षण एक ऐसा व्यवहार है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा सीखता है, यह किसने कहा था बताएं? वुडवर्थ, स्किनर, स्थिम या इनमें से कोई नहीं। ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है 31। तो यह कहा था स्मिथ ने। स्मिथ ने कहा था शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर लिखना किस आयाम के अंतर्गत आता है? स्तुति, प्रस्तुतिकरण, निम्नीकरण या इनमें से कोई नहीं। बताएं, जो शिक्षक के द्वारा जो श्याम पट्ट पर लिखते हैं उसे आप क्या कहोगे? तो उसे हम कहेंगे प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन, शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोगी बनाने में सहायता देता है। ये किसने कहा था? थार्नडाइक ने कहा था, स्किनर ने कहा था, मॉरिसन ने कहा था या पावलोव ने कहा था? बताएं। शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो यह कहा था मॉरिसन। किसने कहा था? मॉरिसन ने। अगला, ये तो मैंने आपको बता दिया। व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, अनुदान विधि या इनमें से कोई नहीं। बताएं। व्याकरण के नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है, वो होती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि में। वर्ण उच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है? पठन कौशल, विराम कौशल, अनुदान कौशल, इनमें से कोई नहीं। बताएं, वर्ण उच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा कौशल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पठन कौशल। ये पेडागोजी है हिंदी की, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बताएं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ क्या करना? उचित रणनीतियाँ तय करना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुंदर लेख लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो वह है अपने अनुभव को लिखना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम संसाधन है। बच्चों की क्षमता विस्तार के अनुसार गृह कार्य किया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। 38वां क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर होगा गृह कार्य के बारे में बच्चों की क्षमता विस्तार के अनुसार गृह कार्य किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? दिव्याभाषी विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? कौन सी विधि है जिसमें भाषा शिक्षण की मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका होता है व्याकरण आधारित संरचनाओं का अभ्यास कराना, अपने अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना या संवाद अदायगी करना। 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरण आधारित संरचनाओं का अभ्यास करना। सबसे कम पूछा है इसने, सबसे अधिक वाला नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सर्वाधिक उचित विधि भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि,
निगमन विधि या आगमन विधि। 41। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे सर्वाधिक विधि है आगमन विधि। कौन सी? आगमन। अगला, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए। यह बच्चों की त्रुटियां की ओर संकेत करता है, सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा होती है। बताएं, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो होती हैं सीखने की प्रक्रिया और स्वाभाविक हिस्सा देती हैं। ऑप्शन नंबर डी, जो समय के साथ दूर हो जाती है। सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। भाई यह किस ओर संकेत करता है? उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ती है। सुलेखा ने जो एक पाठ पढ़ा उसने जीवन को क्या पढ़ दिया है? जिंदगी। तू मेरी जिंदगी है, वो गाना गा दिया इसने एकदम। तो वो क्या है? तो वो अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तू मेरी ज़िंदगी है, वो गाना गा दिया इसने। भाई देखो कितना बढ़िया जमाना का ये फोटो बहुत समय लगता है। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती हैं और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती हैं। रश्मि का उद्देश्य बताओ। बच्चों को रोज़मर्रा के चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, बच्चों के प्राकृतिक वार्ताओं के साथ संबंध जोड़ते हुए कविताओं को समझाने का अवसर देना, या अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीधी बातों का निर्माण करना है। रश्मि क्या करती हैं? बच्चों को बाहर ले जाती हैं और पर्यावरण का पाठ कराती हैं, पर्यावरण पर आधारित कविता पढ़ाती है बाहर ले जाकर, पर्यावरण के ऊपर ही। तो वो क्या कर रही है? वो मैदान में प्राकृतिक वार्ताओं के साथ संबंध जोड़ते हुए कविताओं को समझाने का अवसर दे रही है। वाह वाह। भाषा में रचनात्मक आकलन सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई की परीक्षा लेना। बताएं, बच्चों में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण हो सकता है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव के लिए कहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 46 से 54 तक आपका पैसेज है पूरा। जैसे पेपर आएगा वैसे ही मैंने आपका आज पेपर बनाया है। 8 दिन हो गए इसको टाइप करने में। प्रश्न क्रमांक 46 से 54 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थवेद में लिखा है, भूमि माता है, हम पृथ्वी के संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे तेरे को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचने का यह अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के साथ छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यक इस बात का है कि विश्व में तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उभरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उनकी संतान हैं। इस कथन को चरितार्थ कीजिए। हम पृथ्वी की संतान हैं, हम से क्या तात्पर्य बताएं? ये जो हम पृथ्वी की संतान है, हम से तात्पर्य संसार के सभी लोग, हम सभी नागरिक, एक खास एक देश के लोग, या हम भारतवासी? बताएं। तो हम से तात्पर्य है संसार के सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद परधन आवरण, परधन यावरण, परिधन आवरण या इनमें से कोई नहीं। ये रहा आपका सामने। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनाए, परिधन आवरण। इसमें ग्रामर पूछ ले आपकी। हम प्रकृति के रहने को आघात पहुंचाते हैं यदि हम परिस्थितियों से छेड़छाड़ करते हैं, पृथ्वी की खुदाई करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं। बताएं। तो पृथ्वी से क्या करते हैं? छेड़छाड़ करते हैं। ये लिखा हुआ है आपके सामने कि हम पृथ्वी से छेड़छाड़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरे का अर्थ हटा, बचा, निपटा या तेरा। इन्होंने कहा कि सर्वनाश से उबरा जा सके, तो उबरे का अर्थ क्या होता है? 49।
तो उबरे का अर्थ बताएं। उबरे का अर्थ होता है बचा, सर्वनाश से बचा जा सकता है। सर्वनाश से उबरा मतलब बचा जा सकता है। गद्यांश में चरितार्थ करने का उल्लेख है। बहस करना, सिद्ध करना, अपनाना या चरित्र चित्रण करना। बताएं, गद्यांश में जो चरितार्थ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका है सिद्ध करना। विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें, अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाएं, व्यक्तिगत प्रयास करें, मिलजुल कर कार्य करें। बताएं, विश्व के जो सभी देशों की अपेक्षा की गई है तो वह अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से क्या करें? निभाए। अरण्य संरक्षण का अर्थ होता है वनों की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा या सभी की रक्षा। ये 10 नंबर का पैसेज है। अरण्य का होता है वनों की रक्षा। जो संबंध माँ और उसके संतान में है वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में, माता और पुत्र में, धरती और सभी देश में, प्रकृति और पर्यावरण में। बताएं, 53वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो 53 का होता है प्रकृति और पर्यावरण। क्रूर शब्द है सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण या संज्ञा। बताएं, क्रूर शब्द क्या है? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। तो क्रूर शब्द एक है विशेषण, ये किसी की विशेषता बता रहा है क्रूर शब्द। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संधि। ऑप्शन नंबर ए। समास पूछ ले, समाजनी, समास, समास पूछ ले तो दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं समास। जो शब्द किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, और जो शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, कृत और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। श, 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 ह अंतस्थ है, ओष्ठ है, उष्म है या तालव्य है। तो अंतस्थ व्यंजन तो आते हैं य, र, ल और व, ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन में आते हैं श, श, श और ह। आपको बताना है कंठ और तालव्य में कौन कौन से, तालव्य और ओष्ठ में कौन कौन सा। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? तो आपको बताएं, उष्ण 4 होते हैं, अंतस्थ भी 4 होते हैं, उष्ण श, 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 ह, संयुक्त भी 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन है स, स, स और स, ह, इसने उष्ण कहते हैं। श, त्र, घ, श्र ये हैं संयुक्त। अंतस्थ य, र, ल, व और स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक, 25 स्पर्श व्यंजन। जो भी आपसे पूछे वो आपको बताना है। घोष ध्वनि के उच्चारण में संघर्ष होता है, स्पर्श होता है, झंकृति होती है, इनमें से कोई नहीं। तो घोष वर्ण के उच्चारण में क्या होती है? झंकृति, झंकार होती है, झनकार। ओम किस प्रकार का स्वर है? तो ओम है प्लुप्त स्वर। जिन्हें 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है उसे प्लुप्त कहते हैं। जिन्हें 2 मात्रा से कम का समय ह्रस्व कहते हैं। जिन्हें 1 मात्रा का ह्रस्व, 1 से अधिक दीर्घ और इन दोनों से अधिक प्लुप्त। आपसे पूछ ले कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, 1 मिनट हो, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर की बतानी आपको 4। छोटा अ, ई, उ और ऋषि, ये हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर की पूछ ले आपसे तो दीर्घ स्वर की बतानी आपको 7। बड़ा आ, बड़ा ई, ए, आई, ओ, आउ, ये 7 है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर में ओइम, राम, है ना, इसे हम कहते हैं। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? अघोष और सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न होता है उसे हम कहते हैं अघोष, और कंपन होता है उसे हम कहते हैं सघोष। अघोष होता है 1 2, है ना, 1 2। अघोष व्यंजन नहीं है। तो देखो इसमें है अघोष 1 और 2, क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, इसमें भी है, क, ख, इसमें भी है,
य र ल व ये आते हैं सगोश में, य र ल व सगोश में आते हैं। तो किसमें अघोष व्यंजन नहीं है, तो ये है सघोष में, इसमें अघोष है, अघोष है, अघोष है। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन CDP के हो गए, 30 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के हो गए। अब आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे जो आप विनोद सर कराएंगे, तो वो आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद फिर आपकी संस्कृत रहेगी और उसके बाद एक और आपका पर्यावरण रहेगा। तो मैं आपको संस्कृत और मैथ्स और सब 150 नंबर का एक व्यवस्थित पेपर मिलेगा आपको। अब आप विनोद सर की क्लास से पढ़ेंगे, 120 तक विनोद सर कराएंगे 30 क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज का मॉक टेस्ट है नंबर 20, यानी कि इससे पहले 19 मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो डेली आपके सुबह 7 बजे आते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भोलू। देखो भोलू नाम कितना जोरदार आया। देखो साहब, भोलू के पास समान त्रिज्या यहाँ पे ध्यान रखना, समान त्रिज्या वाले 3 कंचे हैं। यानी कि जो अपन बचपन में खेलते थे वो अंटी बोलते हैं ना, जिसको अंटी टाइप होती है कंचे। ये सभी 3 कंचे हैं और सभी कंचे रंग और आकार में समान है। ठीक है साहब, तो इनका कुल आयतन कितना होगा? तो ये जो कंचा है ये आपका गोला है ना, जो अपनों ने पढ़ा था ना आकृतियों में, गोला है। गोला का आपको आयतन पता होगा कि आयतन क्या होता है उसका, तो उससे संबंधित प्रश्न है। वो बोल रहा है कि इन तीनों का आयतन क्या होगा। 3 गोले हैं आपके पास है ना, तीनों का आयतन क्या होगा? तो आप इसका आंसर करिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। इसके लिए आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है एक गोले का आयतन। अब उसने बोला है कि 3 कंचे हैं। कितने कंचे? 3। तो अब 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो 3 का इंटू करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए। तो आपने जैसे बोला था कमेंट में कि सर क्वेश्चन अच्छे वाले लेकर आइए, तो मैं कोशिश करता हूँ देखिए क्वेश्चन निकालने की। क्वेश्चन निकालना पड़ते हैं, फिर कॉपी में उनको लिखो, फिर लिखने के बाद उनको टाइप करो, तो टाइम जाता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन इस बार 25 लाया हूँ। लेकिन अगले अगले वाले जो आपका मॉक टेस्ट आएगा उसमें बिल्कुल प्रॉमिस है 30 क्वेश्चन ही लाऊंगा, लेकिन इसमें आज केवल 25 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 मीटर स्क्वायर है। यानी कि एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल 324 मीटर स्क्वायर है। एक आयत का परिमाप दिए गए वर्ग के परिमाप से 30 मीटर अधिक है। यदि आयत की चौड़ाई 19 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 570, 608, 646 या 532। तो इसका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को रोक के क्वेश्चन कर लेना है। चलिए मैं बता देता हूँ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 है। यानी कि वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। यानी कि किसका स्क्वायर? 324 है, तो आप बोलोगे कि 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है साहब। वो बोल रहा है कि इस आयत का परिमाप जो है दिए गए वर्ग के परिमाप से 30 मीटर अधिक है। अब इसका परिमाप कितना होगा? अगर एक भुजा 18 की है तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा आपका 18 से 18 चौक 72, यानी कि इसका परिमाप होगा 72, उससे 30 मीटर अधिक है। तो 30 मीटर अधिक है तो आप देखोगे 30 मीटर अधिक कितना हो गया? 102। यानी कि आयत का परिमाप क्या हो गया? 102 हो गया। इस प्रकार से अब 102 हो गया तो आपसे बोला है कि आपकी चौड़ाई 19 है, तो 102 बराबर आप लिखोगे 2 इंटू एल प्लस बी बराबर आपका 102। 102 लिखोगे, 2 से काटोगे 2 × 10, 2 एकम 2, और आपका 19 दिया हुआ है। तो आपकी चौड़ाई लंबाई कितनी आ जाएगी? तो 19 इसमें से माइनस कर देंगे। 19 इसमें से माइनस करोगे, 11 में से 9 गया 2, फिर इधर बचा 4, 4 में से गया 3, 32। तो 19 इंटू 32 करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी 32 क्या आ गई? इसमें लंबाई आ गई। अब आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो 9 दूनी कितना होता है? 18। 8 कहाँ पे दिख रहा है? इकाई अंक 8 कहाँ पे दिख रहा है? ये यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से अपनों ने पहले तो क्या देखा? सबसे पहले देखा कि एक वर्ग है जिसका 324 क्षेत्रफल है। 324 क्षेत्रफल देखते ही मुझे समझ में आ गया कि भुजा का स्क्वायर बराबर 324 है। तो भुजा क्या रही होगी? 18 रही होगी। तो
तो 18 एक भुजा है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, तो 18 चौक 72 निकाल लिया। 72 निकालने के बाद मैंने क्या किया कि उसने बोला है कि इस आयत का जो परिमाप है वो 30 मीटर अधिक है, तो 30 जोड़ा तो आपका आया 102, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो वो बराबर रख के फिर मैंने लंबाई निकाल ली 32, और लंबाई 32 आते ही इन दोनों का इंटू कर दिया तो मेरा क्षेत्रफल आ गया। बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 10,000 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर की कौन सी भिन्न है। आपको बताना है कि 10,000 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर की कौन सी भिन्न है। चलिए बताइए, आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जिसकी पूछा है जैसे कि 10,000 तो ऊपर लिखना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर, ठीक है साहब। तो मेरे को जो नीचे आएगा वो भी सेंटीमीटर में लेना है। तो पहले तो 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलूं तो नीचे मेरे को करना पड़ेगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1,000 मीटर होते हैं, ठीक है साहब। अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो कितने का इंटू करना पड़ता है, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो वापस से 100 का इंटू भी कर लीजिए। अब देखिए कितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, फिर कितने जीरो हैं 2 जीरो ऊपर हैं, 2 जीरो नीचे हैं, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऊपर है 10,000 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर में करना था, तो 1 किलोमीटर को मैंने क्या किया 1,000 मीटर लिखा, फिर मीटर से मैंने क्या किया फिर सेंटीमीटर किया, तो ऊपर भी सेंटीमीटर अब नीचे भी पूरा सेंटीमीटर, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक वृत्त की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है। एक वृत्त यानी कि आपका इस प्रकार का गोला जो है वो उसकी रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है, ज्ञान के उद्देश्य में, बोध के उद्देश्य में, अनुप्रयोग में या कौशल में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुप्रयोग में। अनुप्रयोग का मतलब होता है कोई भी चीज़ सिखाना, फिर उसको प्रयोग में लाकर बच्चे उसको कर पा रहे नहीं कर पाए, ये अनुप्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। लिखा है कि यदि किसी संख्या का 200% यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो आप करने की कोशिश करिए। देखिए 200% अगर 90 है तो मेरे को बताओ 100% कितना रहा होगा। तो 200% अगर 90 तो आप बोलोगे 100% तो 45 ही होगा, इसका आधा ही होगा 90 का आधा, तो वो संख्या आ गई 45। अब वो बोल रहा है कि उस संख्या का 80% आप बताओ, तो 80% निकाल लो डायरेक्ट, बड़ा सिंपल है। 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और 5 से किया 5 नम 45, और 9 चौक 36, तो उस संख्या का 80% कितना हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। लिखा हुआ है कि 6 मेज और 12 कुर्सियां 7,800 रुपये में खरीदी गई। 6 मेज और 12 कुर्सियां 7,800 में खरीदी गई। यदि एक मेज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मेज लिखा है ना, मेज का औसत मूल्य 750 रुपये हो, तो आपसे पूछा एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप करने की कोशिश करिए कि एक मेज का अगर 750 रुपये है तो 6 मेज का कितना हो जाएगा, तो आप निकाल लो। 6 जीरो 0 6 5 30, हसी लगा 3 6 तो 4200, 3 4500, यानी कि मेज के पैसे हो गए 4500। कितने, एक मेज के उसने बोला 750, मैंने निकाले 6 मेज के 4,500, ठीक है साहब। इस 7,800 में से अगर 4,500 चले जाएं तो बाकी कुर्सियों के ही बचेंगे, तो आप घटा लो इसमें से 0 में से 0, 8 में से 5 गया 3, इधर बचा कितना 7 में 4 गया 3, यानी कि 3300 आ रहा है। कितना आ रहा है 3300। आप देखो ये 12 कुर्सियों के हैं, ठीक है साहब, तो एक कुर्सी के कितने होंगे, तो बटे 12 कर दो, तो 12 दूना 24 और 12 36 नहीं, 12 दूना 24, 24 10 34, 9 बचा, 12 7 84, और 12 पंजे 60, यानी कि 275 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा 275। कुछ नहीं किया मैंने, एक कुर्सी का एक मेज का दिया हुआ था 750, तो 6 मेज का इंटू किया तो 4500 आ रहा है, तो वो 4500 इसमें से घटा लिए तो 3300 बचे। ये 3300 कुर्सियों के हैं, लेकिन 12 कुर्सियों के हैं, एक कुर्सी के निकालेंगे तो 275 इसका आंसर आ जाएगा। 275 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ठोस या फिर 3D नहीं है, 3 डायमेंशन नहीं है। त्रिभुजाकार बेड, आयताकार कमरा, चतुर्भुजाकार पतंग, या फिर शंकाकार पहाड़ी। तो आपको बताना है कौन सी आकृति 3D या फिर ठोस नहीं है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आकृति की पहचान आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। इसका आंसर हो जाएगा पतंग, यानी कि पतंग की कोई मोटाई या फिर कोई ऊंचाई नहीं होती, इसलिए ये पतंग जो है 3D में नहीं आएगा, है ना, ये आपके सम चतुर्भुज में आएगा। इस प्रकार से आपकी ठोस आकृति तो ये हो गई त्रिभुजाकार बेड,
तो बेड हो गया, तो बेड में एक चौड़ाई रहती है आपकी, है ना, इस प्रकार से। इस प्रकार से आपका आयताकार कमरा, जिस कमरे में बैठे हैं अभी लॉकडाउन में, है ना, वो है आयताकार कमरा। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। शंकुकार पहाड़ी, तो पहाड़ी भी आपकी ठोस आकृति है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 40 है और अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या रहा होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए संख्याओं का योग बोला है तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई बराबर 40 लिखोगे। फिर अंतर बोला है तो आप क्या बोलोगे, x माइनस वाई बोलोगे। कितना बोलोगे, 4 बोलोगे। अब प्लस के y से माइनस का y खत्म, तो देखा 2x बराबर 44 आ रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 22 आ जाएगा। अगर x बराबर 22 आ गया, x बराबर 22 आ गया, तो कितना जोड़ू कि 40 हो जाए, तो 22 में कितना जोड़ू 40 हो जाए, तो आपका 18 जोड़ना पड़ेगा। तो 22 और 18, लेकिन अनुपात पूछा है, तो अनुपात का मतलब होता है जहां तक कट सके। कटना मतलब एक ही संख्या से दोनों में भाग लगाएंगे, तो 2 से करेंगे, 2 से 11 और 2 9 18, यानी कि 11:9 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति की दिहाड़ी, दिहाड़ी का मतलब होता है कि दैनिक मजदूरी, यानी कि एक दिन में वो 115 रुपए कमाता है, तो 2 सप्ताह में कितने रुपए कमाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 115 में इंटू कर दो। 2 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो 14 हो जाएंगे। 14 का इंटू करना है, बड़ा आसान है। 14 पंजे 70, हंसी लगा 7, 14 एकम 14 और 7 21 का 1, हंसी लगा 2, 14 एकम 14 और 2 16, तो 1610 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि रेखा गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा विश्लेषण विधि। यानी कि आपको क्या करना है, रेखा गणित का मतलब होता है, रेखा गणित आप देखिए लाइन और एंगल से संबंधित, तो आपको पता होगा जैसे एक लाइन है, सीधी रेखा है आपकी, इस पे एक तिर्यक रेखा है, वो बोलता है कि आपका ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो ये प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि एक लाइन पर बना हुआ कोण 180 का होता है, तो आप क्या करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे। मान लो जैसे कि वो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, आपको इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये एंगल 40 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आप उसमें क्या करते हो, विश्लेषण करते हो। कैसे कि आप एक ऐसी रेखा बनाते हो, फिर ये रेखा संपूरक कोण, और फिर आप क्या करते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकालते हो। उस प्रकार से विश्लेषण करके आप इसका आंसर करते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा विश्लेषण विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए एक ऋण लेता है, यानी कोई व्यक्ति है ना, 5 वर्ष के लिए कोई ऋण लेता है, यानी कि उधार लेता है पैसे, और ऋण राशि और कुल ब्याज राशि 5:2 के अनुपात में है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, है ना, इस प्रकार से आपको याद आई गया होगा, है ना। साधारण ब्याज बराबर, तो आप लिखो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो बड़ा सिंपल है। साधारण ब्याज कितना है, आप देख रहे हो कि ब्याज का जो रेशो है वो 2 है, तो यहाँ 2 लिख दोगे। मूलधन कितना है, 5 है, यहाँ 5 लिख दोगे। दर कितनी है भैया, वही तो निकालने निकले हैं, चलो वाह ठीक है साहब। समय कितना था भैया, 5 साल था, ठीक है साहब। नीचे क्या लिखूँ, 100 लिख दो। अब बड़ा आसान है, आप क्या करोगे, 5 और 5 कितना हो गया 25, और 25 चौक कितना हो गया 100, और ये 4 इधर गया तो इंटू में जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि दर कितनी आ गई, तो दर आ गई आपकी 8%, तो इसका आंसर आ जाएगा 8%, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न, चलिए एक ने मैं कमेंट भी किया था, एक मित्र ने, कि पैटर्न वाले क्वेश्चन भी डेली लाया करिए। बिल्कुल लाएंगे भाई, है ना, जैसा भी आपको उचित लगे। जैसे एक ने कमेंट किया था कि एलजेब्रा वाले लाना, मैं एलजेब्रा वाले आगे वाले वीडियो में लाऊंगा, है ना। जो भी आपको लगे आप बता दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना है, और साथ ही साथ में लाइक भी कर देना है। आपके लाइक से ही वीडियो बनाने का मन भी करता है अच्छे से, है ना। कमेंट अच्छे अच्छे करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। चलो देखो आप आगे 4, 10, 33, 136 और ये वाला, तो आप इसको कर लोगे, क्योंकि आपने पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। बड़ा आसान है, कैसे करोगे, 4 × 2 कितना होता है 8, और +2 करते हो तो 10 आता है, ठीक है साहब। यानी कि × 2 + 2, यहाँ पे क्या करोगे, × 3 + 3, यानी कि 10 या 30, और 3 कितना हो गया 33। फिर 33 में क्या करोगे, × 4 + 4, इस प्रकार से। चलिए इस प्रकार से अब यहाँ क्या हो जाएगा, × 4 + 4, तो अब यहाँ पे नंबर आ रहा है × 5 + 5 का, तो कुछ नहीं करना, × 5 कर दो,
यहाँ पे इंटू 5 करोगे तो 5 छंग 30, हंसी लगा 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8, हंसी लगा 1, 5 का 5 1 6, यानी कि 680 आ जाएगा। और प्लस 5 भी करना है तो 685 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न चल रहा है आपका इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5, इस प्रकार का पैटर्न है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। लिखा हुआ है कि श्रव्य सामग्री, श्रव्य का मतलब क्या होता है? श्रव्य का मतलब होता है सुनना, है ना, कान से संबंधित। ये इस प्रकार से वो बोल रहा है कि सम्मिलित कौन सा है, टीवी है, ग्रामोफोन है, शामपट्ट है या खिलौना है। तो ग्रामोफोन इस आपका इससे संबंधित हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामोफोन। बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब आपकी एग्जाम में आता है, तो मैं नहीं मानता कि जितने भी मेरे मित्र हैं भाई बहन जो भी हैं वो इसको गलत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको पता है कि भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। आपका एलसीएम कितना है? तो आप बोलोगे 693, यहाँ लिखोगे 693, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 11 लिखोगे, बराबर पहली संख्या क्या है? 77, और दूसरी संख्या क्या है? नहीं मालूम भैया, देवता रख बैठा दो यहाँ पे x, है ना। जब तक देवता नहीं आएंगे तब तक आंसर भी नहीं आएगा। तो 77 को क्या बोलेंगे अपन कि भैया तू नीचे चल। कि ये बोला क्यों? कि भैया आंसर लाने हैं। ठीक है साहब, चलो 77 नीचे आ गए। 11 से भाग लगाया, 11 7 77, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 9 63, फिर 6 बचा, 7 9 63, यानी कि 99। एक संख्या तो 77, दूसरी संख्या 99, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। लिखा हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। ठीक है साहब, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो आपको बताना है कि उनके पेरीमीटर का अनुपात क्या होगा। दो वर्ग हैं, ठीक है साहब, इस प्रकार से दो वर्ग हैं। चलिए आप पहले कर लीजिए, क्योंकि मैं देखते ही भावुक हो जाता हूँ, मेरे से रुकाता नहीं, फिर मैं कर देता हूँ क्वेश्चन, है ना। वैसे आप भी ऐसे ही हैं, आपने भी कर लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। दो वर्ग हैं, ठीक है साहब, इसका जो क्षेत्रफल है 1 है और इसका है 4, ठीक है साहब। तो मेरे को बताओ कि 1 क्षेत्रफल है तो भुजा क्या रही होगी? तो आप बोलोगे कि इसकी भुजा तो 1 होगी, तभी 1 × 1 होके 4 हुआ, ठीक है साहब। अब मैंने पूछा आपसे कि ये क्षेत्रफल 4 है, तो आप बताओ कि इसकी भुजा क्या रही होगी? तो आप बोलोगे सर 2 × 2 होके फिर 4 हुआ होगा। तो इसकी तो भुजा आई 1 और इसकी भुजा आई 2, ठीक है साहब। आपसे पूछा कि परिमाप, तो परिमाप का अनुपात वही होता है जो भुजा का अनुपात होता है। कैसे? आप क्या करोगे कि 1 का इंटू करोगे 4 में, क्योंकि परिमाप पूछा है तो चारों भुजाओं का योग बताओगे आप। तो 4a करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका परिमाप तो आया 4, ठीक है साहब। फिर क्या करोगे कि इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे कि 2 का इंटू करोगे 4 में, क्योंकि चारों साइड जोड़ना है तो 2 4 जा 8 कर दोगे। तो इसका अनुपात आया 4 और इसका 8, तो आप इसको काटोगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। आपको समझ में नहीं आया होगा किसी किसी को, 4 एकम 4 ने 4 दूनी 8, है नहीं? अब समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। चलो तो 1:2 रेशो आ गया, तो आपको पता चल गया होगा कि परिमाप मतलब यहाँ पे रेशो बनेगा वो 1:2 का। तो जो आपकी भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप का होता है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है कि स्क्वायर होता है ना, इसलिए थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है साहब। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर देना, है ना। वैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो अच्छे सभी मित्र लाइक वगैरह कर देते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखो। 22.5 सेंटीमीटर यानी कि 22.5 सेंटीमीटर वाले लंबाई वाले धागे को 5/2 सेंटीमीटर वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? यानी कि एक लंबा 22.5 सेंटीमीटर का धागा है, उसमें से 5/2 बोले तो 5/2 बोले तो आप बोलोगे 2.5, यानी कि 2.5 का, ठीक है साहब। कितना लंबा है? 22.5। तो आपको कुछ नहीं करना है, 22.5 के नीचे 2.5 रखा तो पॉइंट से हटाया पॉइंट, और 25 के पहाड़े में कितनी बार? 25 नमा, हाँ 25 नमे 225, तो यहाँ पे 9 टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि 5/2 सेंटीमीटर वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो 9 टुकड़े काटे जा सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, पेडागोजी से संबंधित भी क्वेश्चन है। आपके कमेंट आए सर पेडागोजी क्वेश्चन भी लाना, तो बिल्कुल डेली मैं इंक्लूड करता ही हूँ, और आपसे कोशिश करूँगा कि 30 क्वेश्चन लाऊँ आपके लिए, है ना, बिल्कुल। तो आप भी मेरा इतना सा एक काम कर दो कि 30 क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। आप भी लाइक आज 300 प्लस कर दो। कितने कर दो? डेली 250 के समथिंग होते हैं, आज 50 और व्यक्ति एक्स्ट्रा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उद्देश्य जो शिक्षक
गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। यानी कि कौन सा उद्देश्य वो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या यह सभी। तो मैंने बताया था कि यह सभी मत लगाना, क्योंकि मैंने बोला था कि यह सभी आ जाए तो बहुत सी बार ये आ जाता है, लेकिन यहाँ ये नहीं आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा उद्देश्य प्राप्त कर लेता है, तो शैक्षणिक उद्देश्य जो है क्लास में पढ़ाने के बाद ही उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन सांस्कृतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य वो स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं जब समाज में सेवा देते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने ये यहाँ पे ये वाला जो आज का मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 20 पढ़ाया, तो शैक्षणिक उद्देश्य तो यही प्राप्त हो गया। कौन सा, कि मैंने क्वेश्चन बताए और उनके आंसर समझाए, तो शैक्षणिक उद्देश्य तो मेरा यही प्राप्त हो गया। बस यहाँ पे सांस्कृतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य प्राप्त होने समय ये लगेगा कि आप यहाँ पे अभी पढ़ोगे तो शैक्षणिक उद्देश्य पूरा हुआ, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाओगे, वहाँ पे सारे क्वेश्चन सही करके आओगे ना, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद आप देश की सेवा के लिए, हालांकि अपनी भी सेवा होगी, 35,000 40,000 महीने के आएंगे, वो अपनी भी सेवा ही है, पर वो समाज के लिए भी आप काम करोगे, यानी कि बच्चों को आप पढ़ाओगे, अच्छे से लिखाओगे, है ना, तो वो सामाजिक उद्देश्य तब प्राप्त होगा। लेकिन आपका शैक्षणिक उद्देश्य जो है वो हाथों हाथ मेरा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो सामाजिक उद्देश्य के लिए भी आप रेडी रहना, मैं कोशिश करूंगा कि सभी सामाजिक उद्देश्य तक पहुंचे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि संख्या आपका 1,32,000, संख्या कौन सी है, 1,32,943 है ना, कि 1,00,000वें और 10,000वें स्थान वाले अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको क्या करना है कि 1,32,943 ये जो संख्या है उसमें क्या करना है कि 1,00,000वां पद कौन सा है और 10,000वां वाला पद कौन सा है, उन अंकों को बदलना है और नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी। ठीक है साहब, मैं देखता हूं कि सबसे पहले 1,00,000 वाला पद कौन सा है, तो 1,32,000, तो ये एक वाला पद, ठीक है, लाख वाला पद तो ये है, ठीक है साहब। 10,000वां वाला स्थान कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000, ठीक है साहब। तो कुछ नहीं करना है, एक की जगह 3 लिखना है और 3 की जगह 1 लिखना है, ठीक है साहब। बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो कुछ नहीं करना है कि इसमें से इसको घटा लेना है। तो आपने देखा यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, बस यहाँ देखा 11 में से 3 गया तो आपका आया 8, कितना आया 8, 11 में से 3 गया है ना, 8 ही आएगा, हाँ 8 ही आएगा, ठीक है साहब। फिर यहाँ देखा 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1,80,000, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1,80,000, यानी कि लाखवें पद और 10,000वें पद के स्थान के अंकों को बदल दिया जाए, यानी कि 1 को 3 पे और 3 को 1 पे लिखा जाए, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। बड़ा आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप लोग, विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है। विश्लेषण विधि के ठीक विपरीत कौन सी विधि है, तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, क्षण देखा क्षण देखा, तो विश्लेषण का अपोजिट है संश्लेषण। बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 वाला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। क्वेश्चन ये इस प्रकार का है कि एक बार किसी मित्र के डाउट भी आ रहा था कि सर इसमें एक हाइट का प्लस क्यों करते हैं, 2 मीटर में जैसे 12 और 2 14 क्यों नहीं लिखते हैं, 16 क्यों लिखते हैं। तो आज सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग है, बाग वो वाला नहीं, टाइगर वाला नहीं है, बाग वो है जिसमें टहलते हैं ना बुड्ढे बुड्ढे लोग, नहीं होते जो हंसते हैं जोर जोर से, देखा होगा आपने, बाग वगैरह में जाते हैं, नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। आप तो ये क्वेश्चन देखिए, आयताकार बाग जिसकी लंबाई 12 मीटर, ठीक है साहब, ये बाग इस प्रकार का है ना, यानी कि आयताकार है मतलब इस प्रकार का है, ठीक है साहब। वो बोल रहा है कि लंबाई 12 मीटर है, यानी कि ये वाली जो है 12 मीटर की लंबाई है, ठीक है साहब। वो बोल रहा है कि बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता जो है वो यहाँ भी है, यानी कि आपको देखना है 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, यानी कि चारों तरफ जो है 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो फिर बोल रहा है कि यदि बाग का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर, यानी कि अंदर का जो क्षेत्रफल है इस बाग का, ये जो बाग है अंदर, इसका क्षेत्रफल 84 है, तो आप मेरे को बताओ कि चौड़ाई कितनी रही होगी जब 84 आता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 12 में किसका इंटू करूँ कि 84 आ जाएगा, 12 60, 12 7 84, 12 7 84, तो 7 आता है, यानी कि चौड़ाई आपकी हो गई 7, ठीक है साहब। वो बोल रहा है कि रास्ते पर गिट्टी बिछाने का खर्च 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, यानी कि रास्ते पे गिट्टी बिछाने का खर्च कितना हो, 8 रुपये हो। तो आप देखोगे कि 8 रुपये खर्च हो तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा मेरे को, तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूंगा तो आप देखोगे कि 12 7 84, आप देखो कि यहाँ जो है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो
12 के इस साइड में देखोगे ये 12 यहाँ तक है, ठीक है साहब। तो इधर चला तो 2 मीटर ये जोड़ा और इधर चला तो 2 मीटर ये जोड़ा, तो 12 और 2 जोड़ा तो 12 और 2 14, 14 और 2 16, यानी कि आपके पूरा जो बाहर का क्षेत्रफल है उसकी लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई हो गई 16। कौन सी वाली, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपकी 16 हो गई, ठीक है साहब। अब यहाँ अंदर 7 था, इधर भी 2 बढ़ाया और इधर भी 2 बढ़ाया, यानी कि साथ में 4 बढ़ाना पड़ेगा, तो इंटू क्या कर दूंगा 11। क्यों कर दूंगा, ये यानी कि ये जो लंबाई हो गई ये आपकी हो गई 11। कितनी हो गई 11, तो 16 का 11 में इंटू करूंगा तो वहाँ पे आएगा 171, कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 176, यानी कि 16 अलग लिखा, इन दोनों को जोड़ के लिखा 176 लिखा। तो अब ये बाहर का क्षेत्रफल आ गया 176 और अंदर का आया था आपका 84। तो 84 घटा लेंगे, 176 में से 84 घटाया तो 6 में से 4 गया 2 और इधर बचा कितना 17, 17 में से 8 गया तो 9, तो 92 आ रहा है, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो गया 92। अब वो बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर के 8 रुपए, तो 92 के कितने हो जाएंगे, तो 8 का इंटू कर लो, 8 दूनी 16 का 6, हंसी लगा 1, 8 नंबर 72 और 1 73, यानी कि 736 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, एक अंदर का जो आपका बाग था उसके 2-2 मीटर चारों तरफ रास्ता बनाया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपकी 12 और 7 आ रही थी ना, 12 और 7, उसको 12 में 2 इधर और 2 इधर जोड़ना पड़ेगा, तो 12 की जगह 12 और 4 16 हो जाएगा और 7 में भी 2 इधर और 2 इधर जोड़ना पड़ेगा, तो 7 4 11 हो जाएगा। तो बाहर का क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें अंदर का घटा लेंगे, तो ये जो बाहर का हिस्सा है ये बाग वाला, ये जो बाहर आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा और एक मीटर का 8 रुपए, तो 92 वर्ग मीटर के कितने हो जाएंगे 736। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, लिखा हुआ है कि गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है, यानी कि गणित का कोई शिक्षक जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर जो शिक्षण सिद्धांत है वो किस विधि में प्रयोग करता है, खेल विधि में, प्रदर्शन विधि में, आगमन विधि में या निगमन विधि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगमन विधि, यानी कि गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत किस में पालन करता है, तो आगमन विधि में करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22 नंबर का देखिएगा, लिखा हुआ है कि 7:15 बजे, कितने बजे 7:15 सायं से आपका 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था, यानी कि 7:15 बजे से 3 घंटा 53 मिनट पहले ले जाओ तो क्या समय आएगा। 3:55 सुबह का हो जाएगा, 3:22 दोपहर का हो जाएगा, 4:16 हो जाएगा, 6:12 हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, 7:15 में से घटाना है आपके 3 घंटे और 53 मिनट, ये घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से करेंगे, देखिए 7:15 में से घटाना है आपको 3 घंटे और 53 मिनट घटाना है, ठीक है साहब। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 15 मिनट है और यहाँ पे 53 मिनट, तो देखिए घटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर से 1 घंटा उधार लिया, तो 1 घंटा उधार लेने का मतलब होता है 60 मिनट उधार लिए, तो 60 मिनट उधार लिए तो यहाँ 6 और 1 75 हो गया, तो यहाँ पे बच गया 6, तो 6 घंटे और 75 मिनट कर लिए मैंने। तो 5 में से 3 गया 2 और इधर देखा 7 में से 5 गया 2, तो इधर 6 में से 3 गया 3, तो 3 घंटे और 22 मिनट, यानी कि 3:22 हो रहे होंगे, तो दोपहर 3:22 दोपहर इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, लिखा है कि गणित किट, देखिएगा गणित कीट निर्माण करने वाली संस्था का नाम है। गणित कीट का मतलब क्या होता है, जैसे जियो बोर्ड वगैरह हो गया, तो आपके उसमें जो गणित की कीट है, यानी कि आपके जो सामग्री है गणित से संबंधित, वो निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, काजरी जोधपुर, डाइट या फिर NCERT दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर जो है आपके गणित की किट निर्मित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या है 24, लिखा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो जाए तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए करने की कोशिश करिए कि वर्ग क्या होता है, उसमें 96% की वृद्धि कर दो तो वर्ग की भुजा में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश आप लोग करिए। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए मान लीजिए ये आपका एक वर्ग है जिसको मैं मान रहा हूँ 100, क्योंकि % की वृद्धि करना है तो इसका क्षेत्रफल मान रहा हूँ मैं 100 मान रहा हूँ, ठीक है साहब। अब एक और वर्ग है,
एक और वर्ग है, उसमें क्या हुआ कि क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हुई। तो 100 में अगर 96 की वृद्धि करोगे आप लोग तो कितना कर दोगे, 196 कर दोगे। ठीक है साहब, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल में देखा तो आपने देखा कि 100 है और यहाँ 96 की वृद्धि की तो 196 है। अब भुजा में वृद्धि देखना है तो पहले बताओ कि इसकी भुजा कितनी रही होगी। आप बोलोगे कि सर 10 रही होगी, तभी 10 × 10 मिला के आपका 100 बना। अब देखो कि 196 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर 14 इसकी भुजा रही होगी, तभी 14 × 14 मिलके 196 हुआ। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप देखोगे कि 10 से हो गया 14। कितनी हुई वृद्धि, 10 से हो गई 14। तो आप बोलोगे कि 4 की वृद्धि हुई। ठीक है साहब, किस पे वृद्धि हुई, 10 पे, तो इंटू कर दोगे 100 का, तो 10 × 100 करोगे, 10 4 से इंटू करोगे तो 4 धाम 40, तो 40% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है साहब, तांबे का कोई तार है, उसको वर्ग के आकार में, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से के आकार में मोड़ने पर 121 क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है साहब, तो वो बोल रहा है कि इस तार का वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साहब, अब देखिए करने की कोशिश करेंगे। एक तांबे का तार है, अगर उसको मोड़ने पर 121 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, तो आप वर्ग के आकार में मोड़ के तो देखो। अगर ये क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 121 आ रहा है तो भुजा क्या रही होगी, 11 × 11 रही होगी, तभी आपका क्षेत्रफल आया। ठीक है साहब, तो इससे क्या पता चला कि ये जो तार है, इस तार से जो क्षेत्रफल अंदर आका आया ये 121 आया। अब मेरे को तो तार की लंबाई से मतलब है, तो तार की लंबाई कितनी रही होगी, तो आप तार की लंबाई होती है आपका परिमाप, अगर आप निकाल लेते हैं तो वो तार की लंबाई हो जाती है। तो तार की लंबाई निकालने के लिए एक भुजा 11 की, तो 11 × 44, यानी कि तार आपका लंबा कितना है, आपका 44 सेंटीमीटर या 44 मीटर आपका तार है। कितना, 44 मीटर। ठीक है साहब, तो बोल रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में मोड़ा जाए, वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। आप देखो कि 2πr बराबर 44 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप अगर तार को वृत्त के आकार में मोड़ते हो तो उसकी लंबाई तो वही रहती है, तो लंबाई आपकी परिधि बराबर तार की लंबाई हो गई। तो 2πr बराबर 44 है, तो r बराबर आपकी आ जाएगी 7। r बराबर कितनी आ जाएगी, 7। कैसे आएगी, तो 2πr बराबर रख के देखो तो r बराबर 7 आ जाएगी। कैसे, 2π उधर ले जाएंगे तो आपका जो है 7 अपॉन में 2 × 22 आ जाएगा, तो ये कट के 7 बच जाएगा। तो रेडियस आपकी आ गई 7। तो रेडियस अगर 7 आ गई तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। तो πr² कितना होता है, तो 22/7 × r का स्क्वायर, यानी कि 7 7 जा कितना हो गया, 49। तो 7 से करोगे 7 और 22 7 कितना हो जाएगा। इसका आंसर आपने बता दिया सी, 154 सेंटीमीटर। 116वां क्वेश्चन कि प्रेरणा क्रियाकलाप, 116वां क्वेश्चन है प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक पक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं 116वें का आंसर। 116वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। प्रेरणा क्रियाकलाप व समायोजन गणित के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। 117वां, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नवाली के सारे प्रश्न हल किए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नवाली में प्रश्न हो, उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नवाली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नवाली में प्रश्न ज़्यादा हो। बताएं कि गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उदाहरण उसमें ज़्यादा हो तथा प्रश्नवाली में प्रश्न कम हो, ये गलत है। उदाहरण कम तथा प्रश्न, ये भी गलत। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्न वाले में प्रश्न हो, ऑप्शन नंबर बी। 118वां, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिसमें कि यथार्थ अभ्यास किए जा सके, वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। 118वां का आंसर, तो 118वें का आंसर होता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास के संवर्धन में होता है। विद्यार्थियों के गणित में परिकल्पना की प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता, गणित में गणना के कौशल तथा गति।
इसका सही आंसर क्या होगा कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग गणित में गणना कौशल के तथा गति के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 120वां क्वेश्चन है, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न किस पर मांग करते हैं? एल्गोरिथम पर, संकेत पर, कुछ सीमा तक या तथ्य नियम सूत्रों तक? तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयासों ज्ञान पर। ये हो गए आपके 120 क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो है संस्कृत के, और एक इंग्लिश के होगा तो ऐड कर दूंगा। 121 से 150 तक क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने पर्यावरण का है। ये पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन विधि द्वारा, मनोरंजन एवं खेल द्वारा, रटने के द्वारा या निगमन के द्वारा? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका है मनोरंजन एवं खेल संबंधी। अगला क्वेश्चन 122, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसके प्रयोग में होता है? विश्लेषण विधि में, स्वत शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत में किसका प्रयोग होता है? तो बताएं इसका होता है आगमन विधि। आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, ए और बी दोनों, या इनमें, या व्यापकता या विस्तृत? जल्दी बताएं। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है व्यापकता होनी चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997? बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कानून लागू हुआ था 2006 में। 123 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता वैधता और विश्वसनीयता। ए और बी दोनों होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी बताया था मैंने। 124वां बता दिया 2006। 125वां, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986, 1986 में। 126वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैविक विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? अरावली हिल्स, खाली हिल्स, हिमालय या इनमें से कोई नहीं? बताएं 126वें का कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? तो हिमालय। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ठोस अपशिष्ट, उद्योग, धूल के कण या वाहन? तो ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण का एक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर करें, कितने नंबर आए ये भी बताएं, और आपको हर संडे को अगर क्लास देना है, ऐसा ही टेस्ट देना है, तो इस नंबर पर एक बार मैसेज ज़रूर करें 9753749986। तो मेरे को पता चलेगा कितने लोग देख रहे हैं, कितने को क्लास अच्छा लगा। इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको और जो भी है आपको सारी वीडियो इस पर सेंड कर दूँगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। MP टेट के लिए सारी क्लासें चलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मैं आपको इस नंबर पर दे दूँगा, है ना। इसके बाद नया चैनल है, उस पर भी सारी क्लासें चलती हैं। इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको डेली बता दूँगा सभी कुछ। 128वां, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी? बताएं 128। तो 128 का आंसर है हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। आपको कमेंट बताना है कमेंट बॉक्स में, बॉटनी में कई का होता है, जियोलॉजी में कई का, एंटोनोमी में कई का अध्ययन होता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्ण रोक लगा दी? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर? कौन सा राज्य है? जल्दी से जल्दी बताएं। 129वां का आंसर बताना है। तो वह है हिमाचल प्रदेश, जो भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों की उपभोक्ता पर पूर्ण रोक लगा दी।
130 विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, म्यूनिक, प्राग या लंदन? बताएं। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को या उपयुक्त सभी को? 130 का आंसर बताना है। 131 ये होता है सभी में। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक शोध संस्थान, वन्य जीव संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी। 132 किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका? बताएं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में ज़्यादातर अम्लीय वर्षा होती है। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है तेल का फैले जाना, नगर पालिका द्वारा कूड़ा विसर्जन, औद्योगिक बहिस्त्राव या वायु विलय? 134वें का आंसर आपको बताना। 133वें का सी, औद्योगिक बहिस्त्राव समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर सी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय, परमाणु हथियार, लैंड माइन्स या सागर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षय से। किससे? ओजोन क्षय। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? 72, 77, 89, 80? 79, 80? 135 तो पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी 1980 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ स्थित है? कटक में, जमशेदपुर, नागपुर या रांची? बताएं। आपको बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, तो वो है नागपुर में। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आँख पर होता है, फेफड़े पर होता है, त्वचा पर होता है या अस्थि मज्जा पर होता है? 137वें का आंसर आपको बताना है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव तो वो होता है त्वचा पर। किस पर होता है? त्वचा। पेशे वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात या केरल? 138 का क्वेश्चन है, आपको बताना है। पेरिया वन्य पशु विहार है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। घाना पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या केरल? बताएं। 139 तो वो है राजस्थान में। घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। दाचीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएं। पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो वो है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? दाचीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में, काजीरंगा में, रणथंबोर में या पेरियाई में? एशियाई जंगली गधा पाया जाता है कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ के रण में। 142 उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीय उपभोक्ता से, प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से या प्राथमिक उत्पादकता से? बताएं। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 142वें का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से। जो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक और द्वितीय दोनों श्रेणी के उपभोक्ता से। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा? बताएं। ये एबीएस के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए। 143 तो वो है गुजरात। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात। रणथंबोर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? रणथंबोर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो है राजस्थान। निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश?
तो वो हिमाचल प्रदेश में अपना धन अपना वन योजना प्रारंभ की गई। कहाँ की गई? हिमाचल प्रदेश। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष तो सभी को याद है, पीपल, बरगद, आम या पापड़, तो बरगद। निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 15 सितंबर, 4 नवंबर या 14 दिसंबर? 147वां क्वेश्चन, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 नवंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुड नामक रोग हो जाता है? आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम या पारा? किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुड नामक रोग हो जाता है? 148। तो आर्सेनिक के कारण। किसके कारण? आर्सेनिक। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल या 21 अप्रैल? बताएं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सदाबहारी वन, शंकुधारी वन, टेगा वन या पतझड़ वन? बताएं, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है पतझड़ वन। ये 150 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सारी क्लासें चलती हैं, सभी एक बार और जानकारी देता हूँ, उसके बाद मैं आपको संस्कृत का बताता हूँ। ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, गणित पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, 1000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन मात्र 100 रुपये में। इसकी PDF के लिए आप इस नंबर पर डेमो क्लास के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको एक बार डेमो वीडियो दिखा देता हूँ, 9753749986। इस पर आपको 2000 क्वेश्चन की PDF मिलेगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक बार देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद अभी दशहरा ऑफर चल रहा है मैथ्स का, वो भी मैंने आपको बताया है, वो भी एक बार और बता देता हूँ। उसका है 300 रुपये, उसको भी आप, ये सारी PDF आपको ये 199 में एक महीने का एक क्रैश कोर्स है, इंग्लिश का भी चल रहा है। MP टेट दशहरा ऑफर 299 में 100 वीडियो मिलेंगे मैथ्स के, है ना। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जो दिए हुए नंबर पर इसकी PDF नहीं मिलती है या कुछ भी आपको समस्या होती है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर लूँगा और पूरा जानकारी बता दूँगा, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे संस्कृत का, आपको बाद में मिलेगा, ये आपके लिए PDF में इसमें संस्कृत के दे दूँगा। जिसके संस्कृत है वो मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसका एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से हो गए मैं एक बार और बता देता हूँ। ये हो गया आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, है ना, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गया 30 नंबर का। ये PDF इतनी शानदार PDF मिलेगी आपको, ये 30 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद क्या हो गया था अपना, देख लेते हैं 1-2 मिनट और, है ना, होगा तो संस्कृत भी करा देंगे। ये हिंदी भी हो गई अपनी 30 नंबर की, ये सब बता दिया मैंने आपको। 60 40 50 सब 60 के बाद क्या चला था अपना, ये बचा हुआ है संस्कृत, तो संस्कृत भी करा ही देता हूँ मैं, 5-10 मिनट लगेंगे। तो ये आपके संस्कृत के चल गए हैं 61 से लेकर। इसमें बताना है ड का उच्चारण स्थान बताना है आपको। जिसने संस्कृत ले रखा है वो संस्कृत देख लेना। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश का होगा तो मैं आपको सेंड करा दूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताना है संस्कृत में कि ड का उच्चारण स्थान क्या है, और जिसने ये सारे देखे उसके कितने नंबर आए वो भी बता देना, संस्कृत को छोड़ के, है ना। एक ड का उच्चारण स्थान बताना है तो वो है ऑप्शन नंबर डी, क्या है, मुर्दा। ड का उच्चारण स्थान होता है मुर्दा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चौरभ्य पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास कौन सा, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या द्वितीय? तो इसमें है पंचमी, चौरभ्य शब्द में है पंचमी पुरुष समास। पितृन शब्द की विभक्ति और वचन, द्वितीय एकवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय एकवचन, प्रथमा बहुवचन। पितृन शब्द बताएं, 63वां। तो पितृन शब्द की होती हैं ऑप्शन नंबर द्वितीय
और बहुवचन। 64 नद्य शब्द में विभक्ति और वचन, षष्ठी बहुवचन, प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी एकवचन। बताएं। नदी का होता है नद्य, सी प्रथमा और बहुवचन। नदी नद्य नद्य, नद्या नद्यो नदीनाम, तो नदी प्रथमा बहुवचन। 65 क्षणवती हिंदी की संख्या का बोधक, 66, 96, 67, 36। तो क्षणवती, क्षणवती, क्षणवती का होता है 96, 67, 36, 96, 96, 96। 66, 66 को बोलते हैं, 66 को क्या बोलते हैं? 66, ये है 66, इसको हम बोलते हैं षष्ठी, टी, षष्ठी है ना। और 67 को बोलते हैं सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी। और 36 को बोलते हैं षट त्रिशत, षट त्रिशत। अगला, भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन कौन सा है इसमें? भवत में तो डी, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। सर्वनाम शब्द नहीं है, यूयम, तो, अपि, तस्मै, कौन सा सर्वनाम? यही है अपि। अपि मतलब होता है भी, ये सर्वनाम में आता है। यूयम मतलब तुम सब, तो भी एक, अपि ये एक सर्वनाम नहीं है। हम, तुम सब। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, चतुर्था विभक्ति होती है स्वस्ति। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार हैं बाणभट्ट। कौन है? कादंबरी ग्रंथ के पूछ ले तो बाणभट्ट, उत्तर रामचरित के पूछ ले तो भवभूति, ये है उत्तर रामचरित के। भास किसके हैं? श्री हर्ष किसके हैं? ये है रत्नावली के। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सी? रघुवंशम, कुम्हार संभव, मालविका गीतम, मेघदूतम। महाकवि कालिदास, चित्तर रघुवंशम। अगला, अरे इगोत्तर से पेडागोजी आ गई है। इगोत्तरवा है समाज परित व्यात भ्रष्टाचार निरोधम उपाय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इगोत्तर का सही आंसर आपको बताना है। इगोत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 72 शिक्षक से प्रमुख कर्तव्य, शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो छात्र शैक्षिक, ऑप्शन नंबर ए। 73 छात्र की दृश्य अध्यापक, 73 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ना है आपको और आंसर मैं बता रहा हूँ। 74 देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि समाज भवता विचारे। 75 समाज सुधारे अधिक योगदान सात, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 15 पेडागोजी भी है। शिक्षण व्यवसाय की दृश्य व्यवसाय 77, तो इसका आंसर हो जाएगा अतिश्रेष्ठ। जीवनस्य सार्थकता तदेव भवति यदा, 78 ज्ञान की प्राप्ति। 79 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 स्वशिक्षक साकल, 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 से फिर आ गए ये गणित पे संस्कृत की पेडागोगी आ गई थी, है ना। 81 से क्या आया है? 81 देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओ। मैंने आपको वर्णमाला भी पढ़ा रखी। 82 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीया विभक्ति। 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक अपि शब्द का संधि विच्छेद बालकोदन अपि। 84 बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं भाई बताएं? बगुले को हम संस्कृत में कहते हैं बक। चटक कहते हैं चिड़िया को, वो चटक मत समझ लेना नारियल की, ये चटक है चिड़िया की। कपोत कहते हैं कबूतर को।
और काक कहते हैं कौवे को। 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान। 86 का आंसर बताएं। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृ शब्द की सप्तमी। 89 एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ण आते हैं? सी। और 19 माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो महर्षि पाणि ने माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी बताई? 14 बताई। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे 150 क्वेश्चन करा दिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने नंबर आए हैं, वीडियो कैसा लगा। अगर हर संडे को ऐसे ही वीडियो चाहिए इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 9753749986। या आपको और वीडियो चाहिए एमपीटेट का तो मैं आपको सभी इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा, या इसके नीचे मैं लिंक दूंगा, उस लिंक को सब्सक्राइब कर लेना, उस पर आपसे कल से डेली वीडियो मिलेंगे। ये आपके आज मैंने 150 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसकी पीडीएफ आप लेयर 3 एजुकेशन की, वो भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा ऐप की, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो आप इस नंबर पर मैंने बताया उस पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।